नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने नदियों में मशीनों से ड्रेंचिंग पर लगाई गई रोक को हटा दिया है और ऐसे में अब मशीनों से नदियों में ड्रेंचिंग कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए एसओपी का पालन करना होगा। वहीं मशीनों में खनन पर अभी रोक बरकरार रहेगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने बीती 19 दिसंबर 2022 को नदियों में भारी मशीन से हो रही ड्रेंचिंग पर रोक लगाई थी। लिहाजा सरकार ने इस रोक को हटाने के आदेश में संशोधन करने की मांग की थी। प्रार्थना पत्र में सरकार की ओर से कहा गया था कि कोर्ट ने बीते साल नदियों से मलबा हटाने के काम के लिए मशीनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, जिससे कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसे सरकार के बाढ़ और राहत के काम नहीं हो पा रहे। नदियों में मैन्युअली यानी हाथों से मलबा उठाना संभव नहीं। सरकार का कहना था कि नदियों में मॉनिटरिंग के लिए ठोस कदम उठाई जा रही है। बाकायदा इसके लिए कमेटियों का गठन किया गया। वहीं सरकार के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर कोर्ट ने ये आदेश दिए। दिल्ली में संसद भवन की सुरक्षा में हुई चूक का मामला। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर एक्शन। पुलिस के सीनियर अफसरों ने लिया विधानसभा का जायजा। विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। सीएम धामी ने कहा कि विधानसभा की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम धामी के निर्देशों पर एक्शन। पुलिस के सीनियर अफसरों ने विधानसभा का जायजा लिया है और सुरक्षा को और दुरुस्त करने के निर्देश सीएम धामी ने दिए। विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था को अब और मजबूत किया जाएगा। और दिल्ली में संसद भवन की सुरक्षा में हुई थी चूक और इस मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर एक्शन लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तराखंड में भारतीय वन सेवा के अधिकारी किशन चंद की 31 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की संपत्ति अटैच की। ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत की गई। ईडी के मुताबिक बुधवार को हरिद्वार जिले में एक स्कूल भवन और रुड़की जिले स्थित एक स्टोन क्रशर प्लांट को पीएमएलए के तहत अटैच किया गया है। इनका स्वामित्व रिटायर आईएफएस किशन चंद और उनके परिवार के सदस्यों के पास है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 31 करोड़ 88 लाख रुपए है। रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी किशन चंद सबसे पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में कानूनी शिकंजे में आए थे। इस दौरान विजिलेंस ने उनकी जांच की और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। अभी विजिलेंस की जांच चल रही थी कि इस दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाखरो टाइगर सफारी मामले पर विवाद हो गया और इस पर पहले विजिलेंस और फिर सीबीआई की जांच के आदेश हो गए। उधर अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी बात यह है कि अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मामले में जिसमें पहले ही सीबीआई जांच कर रही है, उसे अब ईडी भी जल्द ही टेकअप कर सकती है। इस एजेंसी के द्वारा भी संबंधित मामले में जांच शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। करीबी रहे पूर्व आईएफएस अफसर किशन चंद अब ईडी जांच में भी बुरी तरह फंसे हैं। उनके विरुद्ध ईडी द्वारा जारी जांच में 31 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच की गई है। इसमें हरिद्वार स्थित एक स्कूल और रुड़की में एक स्टोन क्रशर बताया जा रहा है। ईडी ने जो जानकारी दिल्ली में दी, उसके मुताबिक इन संपत्तियों में सीधे तौर पर रुपयों के लेन देन की सही जानकारी और निवेश का कोई ब्यौरा नहीं है। लिहाजा इन संपत्तियों को ईडी ने अटैच किया है। किशन चंद रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले ही मुसीबत में फंसे थे और एक मंत्री पर इनकी विशेष सदैव कृपा रही है। यूं तो समय समय पर किशन चंद विवादों में रहे, परंतु ठोस कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज में ही हो पाई, जब उनके विरुद्ध पहले विजिलेंस और इसके बाद सीबीआई जांच के अलावा ईडी का शिकंजा कसा है। फिलहाल किशन चंद बेल पर हैं और वो दावा जरूर ये करते हैं कि उनके विरुद्ध ये सब साजिश हो रही है, लेकिन ईडी की जांच सीधे तौर पर बताती है कि किस प्रकार से नौकरी में रहते हुए किशन चंद ने मनमानी की और अफसरों नेताओं का इन पर पूरा आशीर्वाद बना रहा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी में युवा नेतृत्व को लेकर पार्टी की रणनीति की सराहना की है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के युवा नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। आगामी चुनाव में भी युवा नेतृत्व को तरजीह देने की कवायद की जाएगी। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होना है और उसमें काफी संख्या में युवा वर्ग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। नेतृत्व को विकसित करने के लिए पार्टी इस प्रकार के निर्णय लेती है। 3 राज्यों के अंदर नया नेतृत्व आया है और पुष्कर सिंह धामी भी युवा नेतृत्व है,
तो मैं कह सकता हूँ कि युवा और नए नेतृत्व का विकास किसी भी राजनीतिक दल के लिए जिसको लंबे समय तक आगे चलना है आवश्यकता, और हमारी पार्टी उस पर विचार करती है। सराहनीय कदम है। और भविष्य में अंदर नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, उन सब में भी नया नेतृत्व हो, युवा नेतृत्व हो, इसका प्रयास हर स्तर पर होगा। लेकिन नहीं, उत्तराखंड बीजेपी ने कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय के लिए प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समन्वय के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह भौर्याल, विधायक खजान दास, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार, प्रदेश मंत्री हेमा जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, प्रदेश मंत्री मीरा रतूड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष नीरू देवी, प्रदेश मंत्री वहीं गुरविंदर चंटोक, प्रदेश उपाध्यक्ष शकेंद्र बिस्ट और को जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिलों से विभिन्न कार्यों और कार्यक्रमों के सिलसिले में राजधानी पहुंचते हैं, लिहाजा उनसे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के निदान करने के साथ ही संबंधित व्यक्ति तक उसे पहुंचाने के लिए पार्टी लगातार गंभीर प्रयास करती है। इसी क्रम को लेकर अधिक व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रदेश पदाधिकारियों को मुख्यालय में बैठने की जिम्मेदारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा आगामी 2047 तक हमारा भारत कैसा होगा, इसको लेकर के एक विज़न दिया गया है। और इस विज़न के लिए जो हमारी कार्य योजना है और जो हमारी सरकार के द्वारा देश भर में जो काम किए जा रहे हैं उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए और केंद्र और प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, इसके लिए पूरे देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है, जो प्रत्येक बूथ पर ये यात्रा जाएगी और ये विशुद्ध रूप से सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। इसमें जिले में विकास जो हमारे सीडीओ होते हैं उसके संयोजक बनाए गए सरकार की ओर से। विकसित भारत संकल्प यात्रा वहीं नशा तस्करों पर उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के अवैध व्यापार से अर्जित की गई 1 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति जब्त की गई। सभी के बैंक खातों को फ्रीज करने के साथ ही 2 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में 3 थानों में मुकदमे दर्ज किए हैं। 16 जून 2023 को एसटीएफ ने थाना श्यामपुर जिला हरिद्वार में 2 आरोपियों शहजाद खान और शराफत अली को गिरफ्तार किया था। दोनों के कब्जे से 300 ग्राम स्मैक बरामद की थी। टीम को दोनों आरोपियों ने बताया कि नशा पदार्थों की तस्करी में काफी मुनाफा होता है और इसलिए आपस में मिलकर कुजाग्रैंड थाना विकासनगर क्षेत्र में स्मैक बेचने का काम करते हैं। तस्करी में गिरफ्तार आरोपी सलमान और शराफत अली व उसने परिवार के बैंक खातों की डिटेल से पता चला कि आरोपी शराफत अली के खातों में अलग अलग लोगों के द्वारा पिछले 1 सालों में लाखों रुपए जमा कराए गए। आरोपी शराफत की मां साउदा और भाई रिकाकत ने पूछताछ में बताया कि उनके नाम से भी बैंक खाते हैं जिनमें शराफत अली लोगों से तस्करी से प्राप्त रुपए जमा करवाता है। वहीं खातों की डिटेल खंगाली गई तो उनमें भी लाखों का लेन देन पाया गया। तस्करी करने वाले आरोपी सलमान शराफत और परिवार के द्वारा 1 करोड़ से अर्जित अवैध चल और अचल संपत्ति को सीज करते हुए सभी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। एसटीएफ की टीम के द्वारा श्यामपुर हरिद्वार क्षेत्र से 300 ग्राम स्मैक पकड़ी गई थी। इसमें मौके से एक तस्कर को पकड़ा गया था और उससे पूछताछ में और जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए थे उसके आधार पर कुल मिलाकर 4 तस्करों को, जिनमें से कि 2 बरेली के रहने वाले थे और 2 विकासनगर देहरादून के रहने वाले थे, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी एसटीएफ के द्वारा की जा रही थी। इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की जाती है उसको करते हुए हमारे द्वारा पाया गया कि इन लोगों का कोई भी इनके द्वारा आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है, कोई भी इनके पास वैलिड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और इनके द्वारा काफ़ी अधिक संपत्ति जो बनाई गई थी जिसमें चल अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल थी। तो उन सब की डिटेल्स कलेक्ट करके ये सामने आया कि लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति पिछले कुछ वर्षों में इनके द्वारा बनाई गई थी एसटीएफ की टीम के द्वारा। वहीं हरिद्वार के खानपुर से विधायक उमेश कुमार हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 15 दिसंबर को 121 गरीब कन्याओं का विवाह कराने जा रहे हैं। विधायक उमेश कुमार की पहल से उनके समर्थक उत्साहित हैं। समर्थकों के साथ ऋषिकुल मैदान पहुंचे विधायक उमेश कुमार ने कहा है कि 15 दिसंबर को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में 50,000 से अधिक जनता मौजूद रहेगी। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए इस बार यूपी, हरियाणा और दिल्ली आदि से भी बड़े बुजुर्ग ऋषिकुल मैदान पहुंचेंगे।
121 निर्धन कन्याओं के विवाह का ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 50,000 से ज़्यादा लोगों की हम संभावना कर रहे हैं कि आएंगे। पूरे प्रदेश से, बाहर से भी लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे लोग, बाग हरियाणा से भी आएंगे, जो लोग बच्चियों को आशीर्वाद देना चाहते हैं। और उत्तराखंड में एक ये बहुत ही अद्भुत और अनूठा एक संगम और महासंगम होने जा रहा है। सर्वधर्म का एक कार्यक्रम ऐसा जिसमें हर धर्म, हर समाज का व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, क्योंकि बेटियों के मामले में लोग बड़े संवेदनशील होते हैं और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो लगभग 70 से ज़्यादा वेदियां तैयार हो चुकी हैं। आप देखेंगे, आपको लगेगा कि ऋषिकुल मैदान में कोई, जो कि सबसे बड़ा हरिद्वार जनपद का मैदान है, कोई भी जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर कारपेट ना हो। पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर कारपेट कवर किया जा रहा है। भव्य व्यवस्थाएं हैं सभी। वहीं उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर तंज कसा। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में 3.5 लाख करोड़ का निवेश सुनकर फील गुड का एहसास हो रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि जो MOU साइन हुए हैं उसका 1/4 भी धरातल पर उतर जाए। हरीश रावत ने कहा है कि कुछ दिनों बाद प्रदेश की जनता को पता चल जाएगा कि आधे से ज्यादा MOU इवेंट मैनेजमेंट का छलावा है। मेरी तो भगवान से प्रार्थना है, ये 3.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख भी आ जाए तो धन्यवाद देंगे। सारी चर्चा हो रही थी कि लेकिन प्रयास किया है मुख्यमंत्री ने, प्रयास की हम सराहना करते हैं, लेकिन बाकी ये 10% सार है, 90% होता है जो एक इवेंट मैनेजर्स ने क्रिएट किया है। कुछ दिनों के बाद राज्य को खुद मालूम हो जाएगा कि जो MOU हैं उनमें से बहुत सारे MOU जो है, सैकड़ों MOU जो है कागजी सिद्ध हुए। मेरी तो भगवान से प्रार्थना। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि उन्होंने कहा 60 सालों में कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को पीछे धकेला है। शिक्षा से लेकर हर मोर्चे पर मुसलमान को मुख्य धारा से दूर रख दिया। वहीं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा है कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष धर्म का ठेका, देश का ठेका और कांग्रेस का ठेका न ले। उन्होंने कहा उत्तराखंड में उनके अध्यक्ष रहते हुए 700 से अधिक हिंदू छात्र मदरसों में पढ़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुफ्ती शमून कासमी बताए कि वहां पर हिंदू बच्चे कार्य क्यों पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिर हिंदू परिवारों को क्यों मजबूर होना पड़ा कि वो अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। जितने शहर हैं, अगर आप उठा के देखेंगे 1947 से और अब तक दंगे और फसाद होते रहे और मुसलमानों को जो अच्छे खासे मुख्यधारा से जुड़े हुए थे, इन्होंने उन्हें एक इस तरह से इमोशनल बना करके भारतीय जनता पार्टी आएगी तो तुम्हारी सदस्यता खत्म कर देगी। आरएसएस तुम्हें 2 नंबर का शहरी बना देगी। तो मेरा सवाल ये है, ये कांग्रेस ने 60 साल के कार्यकाल के अंदर किया है। आज अगर आप आरएसएस की बैकग्राउंड को आप अगर खंगालेंगे तो वो राजघरानों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो ऐसे राष्ट्रवादी लोग हैं कि जिन्होंने राष्ट्र को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जो पेड़ पौधों की रक्षा करते हों, गौ माता की हिफाजत के लिए काम करते हों, गंगा की पवित्रता के लिए काम करते हों, मैं समझता हूं हमारा उत्तराखंड राज्य इन 3 धरोहरों को अपने अंदर समेटे हुए है। मोहम्मद काजमी जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूं कि धर्म का ठेका, देश का ठेका, कांग्रेस का ठेका छोड़ दीजिए। पहले ये बताइए कि मदरसों में 700 कुछ हिंदू बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। इस प्रदेश में या पूरे देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां के मदरसों में 700 से अधिक हिंदू बच्चे पढ़ते हुए पाए गए हैं, और वो आपके कार्यकाल में हुआ। सालों साल से आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं, इसलिए आप इस बात के लिए जवाब दे हैं कि क्यों मजबूर होना पड़ा हिंदू परिवार के माँ बापों को अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाने के लिए, और मदरसों में आखिर उनको पढ़ाया क्या जा रहा था। ऐसे में मैं काजमी जी से कहना चाहती हूँ, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां लूटा कैसे।
उत्तराखंड पुलिस अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर नई नई तकनीकों के सहारे खुद को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती करने के लिए देहरादून पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर चालान करेगी। गुरुवार को देहरादून में ड्रोन को आधिकारिक तौर पर ट्रैफिक पुलिस में शामिल कर लिया गया। अब देहरादून में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों की खैर नहीं। ड्रोन के माध्यम से देहरादून में पुलिस ट्रैफिक पर नजर रखेगी और ट्रैफिक उल्लंघन करने, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने और क्राइम करके भागने वालों पर पुलिस शिकंजा कसेगी। व्यवस्था और शहर में निकलने वाले जुलूस, धरने, प्रदर्शन, अस्थायी अतिक्रमण, सबको एक टोटल रूप में व्यवस्थित कैसे किया जाए, कैसे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाए, इस पर लगातार ट्रैफिक पुलिस इस पर वर्क कर रही थी। और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें पहले हमने ट्रायल के तौर पर जो ड्रोन के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग करने का सिस्टम सोचा गया था, जो मुख्यालय स्तर से भी निर्देश थे इसमें। और इसके बाद लगातार जब इन चीज़ों को ट्रायल किया गया और उसमें कुछ कमियां थी, उसको अपने पुलिस के हिसाब से हमने उसको R&D करा के उसको चेंजेस कराए। और आज का विधिवत जो है टाटा, ये आइडिया फोर्ज कंपनी है मुंबई की, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है मुंबई की, इनके साथ आज विधिवत जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। इसमें से 3 चीज़ का फोकस हमारा रखा गया है। जो नो पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण यातायात बाधित होता है, तो उनको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आता है और उनका अगर नंबर उसमें मिल जाता है तो उसको फ़ोन करके हटाने के लिए बताया जाएगा, नहीं तो उसका नो पार्किंग का चालान ऑटोमेटिक यहाँ से उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से किया जाएगा। साथ ही साथ यातायात बाधित करने में जो भी गाड़ियाँ ऐसी होंगी उनका चालान यहाँ से ऑनलाइन किया जाएगा। थर्ड चीज़ जो हमारे पास है उसमें है कि जो जिस तरह से अस्थायी अतिक्रमण हो गया, जैसे भी आपने डेमो में भी देखा कि कोई ठेली खड़ी हो जाती है जिससे यातायात बाधित होता है, तत्काल जो भी उस जगह को स्पॉट करने के बाद जो हमारे चीता मोबाइल या हॉक मोबाइल या ट्रैफिक पुलिस या जो भी नियरेस्ट वहाँ पर होंगे, उनको वहाँ भेजकर उस चीज़ को व्यवस्थित कराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार जो धार्मिक जुलूस, प्रदर्शन और बहुत सारे जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं, जिसमें बड़े बड़े जुलूस होते हैं, जिसका यातायात दबाव होता है, उनकी मॉनिटरिंग के साथ साथ उसमें कोई अराजक तत्व कोई ऐसी बात न करे, उसकी रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग। साथ ही साथ उस धार्मिक जुलूस या अन्य प्रोसेशन के कारण अगर आसपास का जो क्षेत्रों में दबाव बनता है, उसकी मॉनिटरिंग अगर यहाँ से हो जाएगी तो समय रहते हम उसको डाइवर्जन का प्लान या अन्य चीज़ों को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यातायात व्यवस्था और शहर नैनीताल जिले के टांडा रेंज में फिर एक हाथी की ट्रेन के इंजन की चपेट में आने से मौत हो गई। हाथी का एक बच्चा घायल भी हुआ। ट्रेन के इंजन से हाथी की कटकर मौत होने के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद मौके पर रेल प्रशासन के साथ साथ वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। वहीं लालकुआ, बरेली और रामपुर रेलवे ट्रैक पर लगातार हो रहे हाथियों की मौत के बाद वन विभाग और रेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के लालकुआ बरेली रेलवे ट्रैक पर शमशान घाट के पास तेज गति से जा रहे इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट की इंजन की चपेट में आने से रेल पटरी क्रॉस कर रहे एक नर हाथी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके साथ चल रहा 7 माह का हाथी का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे गोला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी चंदन सिंह अधिकारी ने वन विभाग की टीम के साथ रेस्क्यू अभियान चलाते हुए घायल हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया। घायल हाथी के बच्चे का उपचार किया जा रहा है। वन विभाग की गोला रेंज के अंतर्गत एक नर हाथी का ट्रेन से एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। साथ ही एक जो एलिफेंट काफ था वो भी वहाँ पर थोड़ा घायल अवस्था में मिला था। तो एलिफेंट काफ को हमने तत्काल सूचना मिलते ही रेस्क्यू करा दिया गया, जिसका वेटरनरियन की उपस्थिति में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो मृत हाथी है, वहाँ पर नर हाथी है, लगभग उम्र उसकी 14 to 15 ईयर के आसपास है, उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी चिकित्सकों द्वारा। और अग्रिम इस केस में जो भी मतलब ट्रेन से कटने की जो भी एक्सीडेंट की जो सूचना मिली है, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है की जाएगी। नर हाथी की उम्र लगभग 14 to 15 ईयर है, जो कि मृत पाए गए हैं। जो घायल है और वो फीमेल काफ है, जिसकी उम्र लगभग 8 से 10 माह के बीच में। तो मौके पर नहीं पहुँचा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि जो अभी जिंदा हमारे पास है कि उसको हम क्या करें। उसके बाद मूवमेंट तो है उसमें, लेकिन इंजरी अभी कितनी है, इंटरनल इंजरी लग रही है। हम देख रहे हैं कि आगे क्या है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर नरेंद्र नगर शहर स्थित बालक व बालिका इंटर कॉलेज के अलावा श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल व नवोदय विद्यालय देवलधार सहित कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बाजार के मुख्य मार्गों पर ऊर्जा संरक्षण रैली निकाली। रैली के दौरान छात्र छात्राओं ने ऊर्जा संरक्षण के नारे लगाए। के माध्यम से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा सकता है, तो इसीलिए जो है हर स्कूल में ये कार्यक्रम कराया गया है। इसमें जो है कुछ चित्रकला प्रतियोगिताएँ, निबंध प्रतियोगिताएँ एक सप्ताह से चल रही थी। हमारे जनपद में भी एक सप्ताह से जो है
चित्रकला प्रतियोगिताएं चल रही थी। आज एक रैली के रूप में, ताकि जो आसपास के क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको एक जागरूकता अभियान के तौर पे क्या ऊर्जा को कैसे बचाया जाए, इसके संबंध में एक रैली निकाली गई थी। राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के अवसर पर हमारे जीवन में ऊर्जा का क्या महत्व है, इस बात को जन सामान्य तक पहुंचाना विभिन्न माध्यमों से, जैसे यहाँ विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा रैली निकाली गई। हमने एक क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की है, जो लगभग 1500 बच्चों ने उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, प्रश्नों को हल किया। ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न ज्ञान के माध्यम से उनमें जागरूकता लाने वाले प्रश्न उसमें दिए गए थे। ऊर्जा संरक्षण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, विशेष रूप से हमें नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग भी करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। इसका ये जो दौर है, ये दौर ऊर्जा के बिना असंभव है। ऊर्जा के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा के बिना हमारा जीवन अंधकारमय है। ऊर्जा से ही हमारे घर प्रकाशित हैं। ऊर्जा से हमारे घरों में खाना बन रहा है। ऊर्जा से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा पा रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए, ऊर्जा से हम कितना सारा काम कर रहे हैं, और ऊर्जा के बिना शायद ही हम कुछ काम कर सकते हैं। जो बड़े बड़े वायुयान हैं वो भी ऊर्जा की वजह से उड़ पा रहे हैं। जो हमारे वाहन हैं, परिवहन है, वो भी ऊर्जा की वजह से इधर से उधर जा पा रहे हैं। ऊर्जा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। और जो ये ऊर्जा के संसाधन हैं ये सीमित है, और हम इस ऊर्जा का संरक्षण। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में हिलाहवाली बरतने वाले यमकेश्वर तहसील के 2 राजस्व उप निरीक्षकों के वेतन वृद्धि पर जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने 3 साल तक के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में उनके द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई समाप्त करते ही उनकी सेवा बहाली का आदेश भी उनके द्वारा जारी कर दिया गया। गीता भंडारी केस में जो लास्ट ईयर 2 पटवारियों को सस्पेंड किया गया था और उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करने में जो देरी हुई थी, उसी क्रम में जांच जो की गई थी वो जांच कंक्लूड हो चुकी है, और उसमें इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा जो चार्जेस उन पर लगाए गए थे उन्हीं के क्रम में सिद्ध पाए जाने की स्थिति में उन्हें मेजर पेनल्टी के तौर पे 3 वर्ष की संचयी आधार पर उनकी इंक्रीमेंट्स को रोका गया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में ऐसा देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।